हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी की सैंपल क्वेश्चन पेपर की, जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। 3 आवर्स का ये पेपर है, टोटल 70 मार्क्स है। इसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन है विद 33 क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच। और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच। नो ओवरऑल चॉइस, ऐसे ओवरऑल चॉइस नहीं है, बट इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है सम क्वेश्चंस में। और जो स्टूडेंट है उसको सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जहां पे चॉइस दिया हुआ है। नीट और प्रॉपर लेवल डायग्राम भी बनाना है जहां पे नेसेसरी होगा। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करेंगे। इसमें 16 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेमिनेट ऑफ न्यूसलस, रेमिनेट मीन्स रिमेन ऑफ न्यूसलस, आर परसिस्टेंट ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट इन। नॉर्मली ना न्यूसलस ना सीड की डेवलपमेंट में यूज हो जाता है, बट कभी कभी ना ये प्रेजेंट होता है। तो जब ये प्रेजेंट होता है ना, तो हम इसे क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है ब्लैक पेपर में, एंड इट इज प्रेजेंट इन बीट। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ब्लैक पेपर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विच नरिशेस द पोलन ग्रेन। अब याद रखना, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनता है, और पोलन ग्रेन की नरिशमेंट के लिए ना टेपटम लेयर यूज होता है। जो टेपटम होता है ना, इसमें याद रखना ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें एक से ज्यादा क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग पोलन ग्रेन को। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। एक शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए दिया जिसमें 20 बेस पेयर है, मतलब हमारे पास क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है। एक को हमने स्ट्रैंड क्या लिया है, 1 लिया है, दूसरे को स्ट्रैंड हमने 2 लिया है। 20 बेस पेयर मीन्स कि ऊपर वाले स्ट्रैंड में भी 20 बेसिस होंगे, और नीचे वाले स्ट्रैंड में भी टोटल 20 बेसिस होंगे। वी हैव टू एनालाइज टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन ईच ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। तो हमने एनालाइज किया बेसिस को, हमें कुछ रिजल्ट मिले। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस हमें पता चले स्ट्रैंड 1 और स्ट्रैंड 2 में। स्ट्रैंड 1 में एडेनिन 4 है, साइटोसिन 4 है। स्ट्रैंड 2 में साइटोसिन 5 है। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग एडेनिन वाज प्रेजेंट इन स्ट्रैंड 2। तो स्ट्रैंड 2 में कितने एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड है, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता है, अकॉर्डिंग टू द चारगाफ्स रूल। ठीक है, अगर हम चारगाफ्स रूल की बात करें, जितने एडेनिन होते हैं ना एक स्ट्रैंड में, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में उतने ही थायमिन होंगे। जितने ग्वानिन होंगे एक स्ट्रैंड में, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में उतने ही साइटोसिन प्रेजेंट होंगे। पहली स्ट्रैंड में अगर 4 एडेनिन है ना, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में कितने थायमिन प्रेजेंट होंगे, 4। तो इसमें 4 होंगे। अगर पहली स्ट्रैंड में साइटोसिन 4 है, तो इसमें ग्वानिन कितने प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लीमेंट्री में, वो भी क्या होंगे, 4 होंगे। सेकेंड स्ट्रैंड में 5 साइटोसिन प्रेजेंट है, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में कितने ग्वानिन होंगे, ये 5 होंगे। और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हर एक में कितने बेस होने चाहिए, 20 होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 5, 4 + 4 + 5 हो जाएगा 13। तो टोटल 20 है, तो 20 - 13 कितना हो जाएंगे, तो 7 थायमिन यहाँ पे हो गए। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में कितने एडेनिन हो जाएंगे, 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें 7 न्यूक्लियोटाइड हो गए जिसमें एडेनिन प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, कुछ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैं, किसी में ना 13 क्रोमोसोम है और किसी में 14 क्रोमोसोम है। 13 14 क्रोमोसोम बेरिंग ऑर्गेनिजम्स आर, वो क्या है, मेल है, फीमेल मेल है, ऑल फीमेल ऑल मेल। तो याद रखना, जब भी ये जब क्रोमोसोम का डिफरेंस होता है ना, तो ये होता है XO सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है, XO सेक्स डिटर्मिनेशन, और ये शो होता है इंसेक्ट्स में। ठीक है, ये इंसेक्ट्स में शो होता है। अगर हम बात करें ना मेल की, ठीक है, जो मेल होता है ना, इसमें सिर्फ ना 1 X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होता है। वेरस अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल में ना पेयर ऑफ X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देयर इज ए पेयर ऑफ X क्रोमोसोम। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल क्रोमोसोम की, सपोज मेल में कितने हैं, 12 ऑटोसोम है, फीमेल में भी 12 ऑटोसोम होंगे। मेल में सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होगा, कोई Y क्रोमोसोम नहीं होगा। फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होंगे। तो मेल में ओवरऑल टोटल क्रोमोसोम हो जाएंगे 13 और फीमेल में हो जाएंगे 14। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली विल हैव 13 एंड 14 क्रोमोसोम, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। एट ए पर्टिकुलर लोकस
द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए इज 0.8 and that of allele small a is 0.2. What would be the frequency of heterozygotes in random mating population at the equilibrium? हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ a दिया हुआ है, ठीक है। सपोज हम फ्रीक्वेंसी ऑफ a को एज ए p ले सकते हैं, ये दिया है 0.8, और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a इसे हम q ले सकते हैं 0.2, ठीक है। अगर हम बात करें ना हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन की, ठीक है, तो इसमें यूज होगा हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। हमें पता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो पी स्क्वायर है इसमें पी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। यहां पे क्या है, पी क्यू है, पी क्यू क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसमें 2 डिफरेंट है, ठीक है। एंड क्यू स्क्वायर में भी 2 बार क्यू रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी बताना है हेट्रोजाइगोट्स की। हेट्रोजाइगोट्स कितने, यहाँ पे 2pq है, ठीक है। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, p का कितना वैल्यू दिया हमें 0.8, q का वैल्यू दिया 0.2 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.32। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरिएशन कॉज ड्यू टू म्यूटेशन आर, ठीक है। अगर हम बात करें ना ह्यूगो डे व्रिस की, ठीक है, इसने बताया था जो म्यूटेशन होता है, ठीक है, जो म्यूटेशन होता है ये सडन होता है, ठीक है, कभी भी हो सकता है, ये सडन हो सकता है, ये रैंडम होता है, और साथ में जो म्यूटेशन होता है ये डायरेक्शन लेस होता है। डायरेक्शन लेस मतलब कभी यूजफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, जो म्यूटेशन है वो रैंडम एंड डायरेक्शन लेस है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी चेंज बाय ए पॉइंट म्यूटेशन। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, डीएनए की स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड में क्या है, एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड है। सपोज इसकी जगह क्या आ गया, गुआनिन वाला न्यूक्लियोटाइड ने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन में जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस होता है ना, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस में क्या आ सकता है, चेंज आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हुआ, उसी से हमारा म्यूटेशन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट शुड बी द जीनोटाइप ऑफ द इंडिकेटेड मेंबर, ठीक है। हमें याद दिया हुआ है, एक पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ पोर्शन शेडेड है। पोर्शन जो शेडेड होता है नॉर्मली वो डिजीज बताता है। हमें एक जगह क्वेश्चन मार दिया, हमें पूछा है ये इंडिकेटेड मेंबर का जीनोटाइप क्या है। सबसे पहले ये जो डिजीज होगी ना जिसका ये पेडिग्री एनालिसिस है, ये है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव हमें ट्रेट दिया हुआ है। और ये जो सर्कल है ना, ये क्या होगा, जो सर्कल होता है ये क्या होता है, फीमेल होगा, ठीक है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में क्या होना चाहिए, जो जीन्स है अगर वो रिसेसिव है तभी डिसीज शो होगा, तो ये स्मॉल ए होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा, स्मॉल ए है तभी डिसीज शो होता है। और जो पेरेंट्स होंगे ना वो हेट्रोजाइगस होंगे, मतलब सपोज फादर जो है कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, मदर भी क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, और जो फीमेल है यहाँ पे इसे स्मॉल ए आ चुका है एलील, सो एज ए रिजल्ट ये क्या है, डिजीज्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 है ए पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू हैव ए किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट है, टू सप्रेस द इम्यून रिएक्शन डॉक्टर विल एडमिनिस्टर हिम। तो ना जब भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो इम्यून सिस्टम ना उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर सकता है, तो हमें इम्यूनो सप्रेसेंट की जरूरत होती है। तो इसमें ना जो साइक्लोस्पोरिन ए है एज ए इम्यूनो सप्रेसेंट यूज होता है, और इसे प्रोड्यूस करता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये एक तरह का क्या होता है, फंगस होता है जो इसे प्रोड्यूस करता है, और ये इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया आइडेंटिफाई द एक्टिविटी ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस इन द गिवन इमेज। जो एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को ना बीच में से कट कर सकते हैं, वेराज एक्सोन्यूक्लियस सिर्फ टर्मिनल पोजीशन मतलब एंडिंग पोजीशन से कट करते हैं। ऑप्शन ए देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे कट किया गया है एंडोन्यूक्लियस ने सेंटर पोजीशन से, और एक्सोन्यूक्लियस ने कॉर्नर पोजीशन से कट किया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस ने कॉर्नर पोजीशन से कट किया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन में भी कॉर्नर पोजीशन से कट किया है एंडोन्यूक्लियस ने, गलत है।
अगर फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो इसमें क्या दिया, एंडोन्यूक्लियस ने सेंटर से कट किया एंड एक्सोन्यूक्लियस ने कॉर्नर पोजीशन से कट किया है, टर्मिनल पोजीशन से, ये भी करेक्ट है। हमारी बुक में ये नहीं दिया हुआ है कि कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, उन्होंने कहा है जो एंडोन्यूक्लियस है किसी भी डायरेक्शन से वो कट कर सकते हैं सेंटर में, और एक्सोन्यूक्लियस किसी भी डायरेक्शन से कॉर्नर पोजीशन में कट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप। तो हम जीएम क्रॉप बना सकते हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जो हम पेस्टिसाइड्स है ना, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का जितना भी हम यूज कर रहे हैं उसके यूज को हम कम कर पाए। ठीक है, तो ये मेन हमारा ऑब्जेक्टिव था कि पेस्टिसाइड के यूज को कम कर ले, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स है ना, जब ये हमारे फूड चेन में चले जाते हैं सो एज ए रिजल्ट ये हमारे फूड चेन में एक्यूमुलेट होते हैं, इसकी वजह से ये फूड चेन में हार्म कॉज कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, रिड्यूस पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑब्जर्व द कंटेंट 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ सॉइल सैंपल ए, बी एंड सी। हमें 3 सैंपल दिया सॉइल के, सॉइल सैंपल ए, बी एंड सी, और ये 4 चीजों से बना हुआ है। 4 कंटेंट हो सकते हैं 1, 2, 3, 4। If the temperature and soil moisture of all soil sample are identical, अगर moisture और temperature identical है, कौन सा soil sample faster decomposition करेगा। ठीक है, नीचे हमें दिया हुआ है जो कंपोनेंट 1 है वो क्या है, लिग्निन है। ठीक है, कंपोनेंट जो सेकंड है वो काइटिन है, कंपोनेंट थर्ड है हमारा नाइट्रोजन कंटेंट, और कंपोनेंट फोर्थ है हमारा शुगर। अब जो लिग्निन एंड काइटिन है ना, याद रखना इसकी जो डिकम्पोजिशन होती है ना काफी स्लो होती है, वेरस नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल शुगर है इसकी डिकम्पोजिशन फास्ट होती है। तो जिस सॉइल सैंपल में नाइट्रोजन और शुगर ज्यादा होगा उसकी डिकम्पोजिशन फास्टर होगी। तो अगर आप ग्राफ देखोगे जो सैंपल सी है ना, उसमें जो थर्ड एंड फोर्थ है ग्राफ, ये क्या है, बड़ा है इसका वैल्यू। ठीक है, इसमें वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा फास्टर डिकम्पोजिशन होगी। तो ऑप्शन नंबर डी सॉइल सैंपल सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है। एजर्शन दिया है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, तो ये गलत है। अब याद रखना जो एंडोस्पर्म है ना, ठीक है, ये बनता कैसे है, ये बनता है इसमें एक मेल गैमीट होता है। ठीक है, एक मेल गैमीट होता है और साथ में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इनकी फ्यूजन से हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है ना, वो याद रखना वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, वो 3n होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है एजर्शन गलत है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। हमें पता है डबल फर्टिलाइजेशन से हमारा क्या बन जाता है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, साथ में क्या बनता है यहाँ पे जाइगोट बनता है। तो रीजन क्या है हमारा करेक्ट है, तो एजर्शन हमारा गलत है, रीजन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 एजर्शन है राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो राइबोसोमल आरएनए है ना, वो सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। रीजन दिया हुआ है इट इज ट्रांसलेटेड विद एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 3। सबसे पहले ये ट्रांसलेटेड नहीं होता, ये क्या होता है, ये ट्रांसक्राइब्ड होता है। ठीक है, तो इट इज ट्रांसक्राइब्ड बाय, और जो आरएनए पॉलीमरेज इसे ट्रांसक्राइब करता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज 1। 3 इसे ट्रांसक्राइब नहीं करता। तो हमारा एजर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है एजर्शन दिया स्मोकिंग कैन रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। तो ये हमारा एजर्शन करेक्ट है, स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज होता है। रीजन निकोटीन स्टिमुलेट्स। तो ना अब जो स्मोक होता है ना उसमें निकोटीन होता है, वो स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, जिससे रिलीज होता है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन इन द ब्लड सर्कुलेशन। और ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं ना इंक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को। तो रीजन भी करेक्ट है। तो एजर्शन का रीजन करेक्ट है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है एजर्शन दिया पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट इज ए पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये एजर्शन करेक्ट है, तो इससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रीजन दिया हुआ है पीसीआर कैन डिटेक्ट म्यूटेशन इन लो अमाउंट ऑफ डीएनए। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। जो पीसीआर होता है ना, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बिलियन ऑफ कॉपीज हम बना सकते हैं।
तो लो अमाउंट ऑफ डीएनए में भी हम म्यूटेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें 5 क्वेश्चन है ऑफ 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में याद रखना, जैसे प्यूबर्टी आती है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। तो GnRH जो हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये ना हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ठीक है, अब ये जो हार्मोन होता है ना, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, तो ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसके बाद क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो 2 हार्मोन रिलीज करता है। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम LH कहते हैं, और दूसरा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। जो LH होता है ना, ये क्या करता है, लीडिक सेल्स में, ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ठीक है, लीडिक सेल्स, उसको ये स्टिमुलेट करता है। एज ए रिजल्ट ये जो लीडिक सेल्स हैं, ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मेल हार्मोन, और जो एंड्रोजन है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में। ठीक है, सिमिलरली जो FSH है ना, ये भी क्या करता है, जाता है एंड स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को। ठीक है, सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, इसको ये स्टिमुलेट करता है, और जो सर्टोली सेल्स है ना, ये हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। अब जो स्पर्मियोजेनेसिस है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस का एक पार्ट है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जो स्पर्मेटिड है ना, ठीक है, जो स्पर्मेटिड होता है, ये कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, तो उसमें ये हेल्प करता है FSH हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 18 है, डायग्राम बिलो शो द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो नीचे क्या दिया, सबसे पहले DNA की सीक्वेंस दिया, ऊपर mRNA बन रहा है, ऊपर हेमोग्लोबिन का चेन दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इफ द T स्टार वॉज सब्सटीट्यूटेड विद A, यहाँ पे CTT है, बीच वाला T स्टार को आपने सब्सटीट्यूट किया है A से, तो ये बन जाएगा CAT। ठीक है, अब ये जो mRNA है ना, इसमें जो सीक्वेंस आएगी ये बन जाएगी हमारा GUA। अब जो ये GUA है ना, ठीक है, जो mRNA है ये कोड करता है वैलिन के लिए। ठीक है, और ऊपर क्या था, GLU था, ग्लूटामिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, जो वैलिन होगा ना, वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, वैलिन जो है वो रिप्लेस कर गया ग्लूटामिक एसिड को। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड को वो रिप्लेस कर देगा। बी है, नेम द कंडीशन एंड द इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द अबव सब्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन चला गया। पोजीशन देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो याद रखना ये 6th पोजीशन है, 6th पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और ये है बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, बीटा ग्लोबिन चेन है ये हेमोग्लोबिन की, और ये जो डिजीज होती है इसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हुआ है, और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो RBC होते हैं, ठीक है, उनकी नॉर्मली शेप होती है बाय कनकेव डिस्क शेप। ठीक है, और उनकी शेप हो जाती है बिकॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया इलोंगेटेड सिकल शेप। ठीक है, तो इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द ग्राफ गिवन बिलो इंडिकेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट L एंड सेकेंड डोज M ऑफ वैक्सीन। हमें 2 डोज दिया है, एक L है और एक M है। कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इज इंडिकेटेड बाय X एंड Y। तो बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया, एक X है और एक Y है, ये एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स है। हमें इंटरप्रेट करना है ग्राफ को और एक्सप्लेन करना है रीजन ऑफ सच रिस्पॉन्स बाय द बॉडी। सबसे पहले जब हमने वैक्सीन फर्स्ट टाइम लिया ना, तो हमारा रिस्पॉन्स X था और ये कम था, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम वैक्सीन लेते हैं तो जो बॉडी है ना, वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है लो इंटेंसिटी का। वो इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि जो एंटीजेनिक प्रोटीन है ना, वो पहली बार हमारी बॉडी में आया है इन द फॉर्म ऑफ वीकेंड इनएक्टिवेटेड पैथोजन। फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में आया है, और इसे हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, और ये वीक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो एंटीबॉडी हमारा कम बनेगा। पर जैसे सेकेंड टाइम आपने क्या किया, वैक्सीन दिया, तो सेम एंटीजेनिक प्रोटीन हमारी बॉडी में आया है, और इस बार ना हाई इंटेंसिटी सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है।
हाई इंटेंसिटी का रिस्पांस इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम में ना हमारी बॉडी ने ना कुछ मेमोरी सेल्स बना दिए होते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंटीजन को, और जो इम्यून रिस्पांस इस पर प्रोड्यूस करते हैं वो फास्टर और स्ट्रॉन्गर होता है और हमारी बॉडी में ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एज ए रिजल्ट ये इलिमिनेट कर देता है पैथोजन को एज कंपेयर टू प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 20 है द इमेज बिलो शो द रिजल्ट ऑफ प्लेटिंग बैक्टीरिया इन क्रोमोजेनिक मीडियम। तो बैक्टीरिया को प्लेट किया क्रोमोजेनिक मीडियम में आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। सम प्लेट हैव ब्लू कलर कॉलोनीज एंड अदर हैव व्हाइट कॉलोनीज। ए बैक्टीरियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लेट 1, 2, 3 इज शोन बिलो। तो हमें बैक्टीरिया दिखाया है प्लेट 1 से, सेकंड से एंड थर्ड से। हमें बताना है कौन सी प्लेट का कलर व्हाइट होगा और कौन सी प्लेट का कलर ब्लू होगा। नॉर्मली क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड होता है ना, इसके अंदर ना जीन्स होते हैं फॉर इंजाइम। कौन से इंजाइम के जीन्स होते हैं? बीटा गैलेक्टोसिडेस। ठीक है, अब ये जो इंजाइम है क्या करता है, अगर हमारे पास ना क्रोमोजेनिक मीडियम है, ठीक है, इफ वी हैव क्रोमोजेनिक मीडियम, तो एज ए रिजल्ट ये जो इंजाइम है ना क्रोमोजेनिक मीडियम में ना, इट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनीज। ठीक है, तो ब्लू कलर कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। अगर हम पहले वाली प्लेट की बात करें तो इसमें क्या हुआ है, प्लाज्मिड के साथ ना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डाल दिया है। अब क्या होता है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना वो क्या करता है, जीन इज इंसर्टेड। ठीक है, जो जीन है वो इंसर्ट हुआ है इन बीटा गैलेक्टोसिडेस साइट। ठीक है, जिस जगह पे बीटा गैलेक्टोसिडेस की जीन्स है ना उसको रिमूव करके हमने ना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। अब बीटा गैलेक्टोसिडेस इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि उसकी जगह हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। सो एज ए रिजल्ट इसे हम बोलते हैं इंसर्शनल, वी कॉल इट एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ जीन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जीन। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो फर्स्ट प्लेट होगा ना वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को ब्लू कलर कॉलोनी में कन्वर्ट नहीं करेगा। सो एज ए रिजल्ट ये कॉलोनीज हमें व्हाइट कलर की दिखेंगी। ठीक है, क्योंकि हमने इंजाइम की साइट की जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। अगर सेकंड प्लेट की बात करें, सेकंड प्लेट में हमने डायरेक्टली प्लाज्मिड डाल दिया है, तो जो ये सेकंड प्लेट होगा वो बीटा गैलेक्टोसिडेस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सेकंड प्लेट बीटा गैलेक्टोसिडेस प्रोड्यूस करेगा और वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को ब्लू कलर कॉलोनीज में कन्वर्ट करेगा, तो आपको ब्लू कलर की कॉलोनीज दिखाई देंगी। ठीक है, अगर थर्ड प्लेट की बात की जाए तो थर्ड प्लेट में तो प्लाज्मिड ही नहीं है, तो ना तो इसमें कोई इंजाइम बनेगा, ना तो इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो एज ए रिजल्ट जो मीडियम होगा उसका वही कलर दिखेगा। तो जो मीडियम है वो कलरलेस या आपको व्हाइट कलर का ही दिखाई देगा इन द प्लेट 3। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है बायोमास ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। बायोमास ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉपिक लेवल में उनके बायोमास की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन का बात किया है 4 kg/m², वो सपोर्ट कर रहा है लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन जिनका बायोमास है 11 kg/m²। इन्हें कंज्यूम कर रही है स्मॉल फिश जिनका बायोमास है 25 kg/m², उनको लार्ज फिश कंज्यूम कर रहा है 37 kg/m²। हमें इकोलॉजिकल पैरामीटर ड्रॉ करना है, इंडिकेट करता है बायोमास एट ई स्टेज। हमें टॉपिक लेवल बताना है और मेंशन करना है ये अपराइट या इन्वर्टेड पैरामीटर है। आंसर देखेंगे, सबसे पहले ना फाइटोप्लैंक्टन आते हैं क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। इनको खाते हैं जू प्लैंक्टन, वो आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं स्मॉल फिशेस और इनको लार्ज फिश कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर। अगर हम बायोमास की बात करें ना, जो फाइटोप्लैंक्टन है इनका बायोमास सबसे कम है 4 kg/m²। जू प्लैंक्टन का 11 है, स्मॉल फिश का 25 है और लार्ज फिश का 37 है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बायोमास इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह के पैरामिड को, पहले तो ये पैरामिड ऑफ बायोमास है और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बायोमास इंक्रीज हो रहा है, ये इन्वर्टेड पैरामिड ऑफ बायोमास है। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो बायोमास इंक्रीज हो रहा है। 21 का और वाला क्वेश्चन है यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेबल गिवन बिलो टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें ट्रॉपिक लेवल दिया है, नेट प्रोडक्शन दिया हुआ है, रेस्पिरेशन दिया है, ट्रॉप कार्निवोर का दिया, कार्निवोर, हर्बीवोर एंड प्रोड्यूसर। सबसे पहले पूछा है कैलकुलेट द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम जीपीपीबी कहते हैं। ये क्या होता है,
रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये क्या बनाते हैं, प्लांट बनाते हैं। ठीक है, कितना टोटल ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हमें पता है एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है जीपीपी, ठीक है, टोटल माइनस सम लॉस, रेस्पिरेशन लॉस कहते हैं। तो जीपीपी किसके इक्वल हो जाएगा, तो जीपीपी विल बी इक्वल टू एनपीपी प्लस आर। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ना, यहां पे हमें नेट प्रोडक्टिविटी दिया हुआ है, एनपीपी दिया हुआ है, और ये क्या है, रेस्पिरेशन लॉस दिया हुआ है। ठीक है, और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट है, तो जब हम जीपीपी की बात करेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो हम प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे, ये हो जाएगा टोटल ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेशन लॉस। तो हम ऐड कर लेंगे 45000 प्लस 40367, इसको ऐड कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा 85367 किलो जूल्स मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कितना जो प्लांट है वो प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। बी दिया है, एनालाइज द ट्रेंड इन द नेट प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टॉप कार्निवोर, गिव ए रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। जैसे आप प्रोड्यूसर से ना ऊपर की तरफ आप मूव करते हो, टॉप कार्निवोर की तरफ मूव करते हो, तो नेट प्रोडक्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, इसमें यूज होता है 10% लॉ। ठीक है, तो जितना भी टोटल एनर्जी जो होता है ना प्रोड्यूसर्स का, सिर्फ 10% ही अगले टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी एज ए हीट लॉस हो जाता है। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो एनर्जी है वो क्या होता है, यूज होता है। सिर्फ 10% एनर्जी ही प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में जाएगी, हर्बीवोर से 10% कार्निवोर में, और 10% जाएगा कार्निवोर से सिर्फ टॉप कार्निवोर में। तो एज ए रिजल्ट एनर्जी हमेशा डिक्रीज होता है जब आप ऊपर टॉपिक लेवल में जाओगे। नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसमें 7 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 22 है, द फिगर गिवन बिलो शो 3 स्पर्म्स ए बी सी, विच वन ऑफ द 3 स्पर्म विल गेन एंट्री इनटू द ओवम। ए बी सी हमें 3 स्पर्म दिए। सबसे पहले अगर हम पी को देखेंगे, पी जो होता है ये होता है जोना पेलुसिडा लेयर। ठीक है, जोना पेलुसिडा लेयर, जो स्पर्म पहले कांटेक्ट में आता है जोना पेलुसिडे का तो वो एंट्री करेगा। तो ए जो है वो पहले कांटेक्ट में आया तो वो सबसे पहले एंट्री करेगा। डिस्क्राइब द एसोसिएटेड चेंजेस इंड्यूस्ड बाय इट ऑन पी एन क्यू। पी एन क्यू में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे स्पर्म ना जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, देयर इज ए चेंज इन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन में ना कुछ चेंज आ जाती है और ये ना ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इट ब्लॉक एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, तो बाकी स्पर्म अब इसमें एंटर नहीं कर सकते थ्रू जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट हमें पूछा है क्यू। जो क्यू होता है ना, याद रखना ये क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो स्पर्म है जैसे वो एंट्री करता है, वो एंट्री किसके थ्रू करता है, पहले वो जोना पेलुसिडा के थ्रू एंट्री करता है। ठीक है, और उसके बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी एंट्री करता है। ठीक है, जैसे वो एंट्री कर लेता है ना तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो ये सेकेंडरी oocyte है ना, ये अपनी ना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ये अपनी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके फाइनली ये ओवम बना देता है। अब ये जो ओवम है ना, इसके साथ स्पर्म क्या करता है, फ्यूज करते हैं और उसके बाद फाइनली जाइगोट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सप्लेन द फेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम द मॉरुला स्टेज। मॉरुला स्टेज से हमें बताना है टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल। सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एम्पुलरी रीजन में होती है। उसके बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है और जो सेल्स बनाता है उसे हम ब्लास्टोमेर्स कहते हैं। जब 8 to 16 ब्लास्टोमेर की स्टेज आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉरुला कहते हैं। मॉरुला कंटिन्यू टू डिवाइड, ये डिवाइड होता है और ट्रांसफॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट में और ये यूट्रस की तरफ मूव करता है। अब जो ब्लास्टोमेर्स है ना, ब्लास्टोसिस्ट में ना अरेंज होते हैं, एक ना आउटर लेयर बनाते हैं। ठीक है, आउटर लेयर को हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। साथ में इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो अटैच होते हैं ट्रोपोब्लास्ट से, इन्हें हम इनर सेल मास कहते हैं। अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है ना, ये चाहता है
और यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाता है और वेयर एज इनर सेल जो मास है वो डिफरेंशिएट करके एम्ब्रियो बनाते हैं। आफ्टर द अटैचमेंट, जैसे ही ट्रोपोब्लास्ट ने अटैच करता है यूट्रस के सेल के साथ, यूट्रस के सेल डिवाइड करते हैं और पूरा ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देते हैं। एज ए रिजल्ट जो ब्लास्टोसिस्ट है इम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं एंड इट लीड टू प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल है, उसे एडवाइस किया गया ताकि वो अंडरगो करे एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एबॉर्शन। डायग्नोस किया गया जो फीटस वो कैरी कर रही है, जो डेवलप हुआ है जाइगोट से, उसमें ना 45 क्रोमोसोम है विद 1 एक्स क्रोमोसोम, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम है। इस कंडीशन के बारे में हमें बताना है, हाउ डज इट अराइज। ये जो कंडीशन है जिसमें 45 क्रोमोसोम है और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, इसे हम टर्नर्स सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये टर्नर सिंड्रोम है, इसमें होता है एन्यूप्लॉइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। तो ये हो जाता है 45 क्रोमोसोम टोटल होते हैं विद XO। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक क्रोमोसोम नहीं होता है, सेक्स क्रोमोसोम। अब व्हाई शी एडवाइज टू अंडरगो एमटीपी। एमटीपी की एडवाइस इसलिए देते हैं क्योंकि जो चाइल्ड होगा ना, उसको फॉलोइंग प्रॉब्लम हो सकती है, रूडिमेंट्री ओवरीज हो सकती है, पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो सकता है, लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, डिले और नो ऑनसेट ऑफ, तो डिले हो सकता है, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, या जो चाइल्ड होगा वो इनफर्टाइल होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द ग्राफ बिलो शोन 3 टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 3 तरह की नेचुरल सिलेक्शन शो करता है। जो शेडेड एरिया है विद एरो, जो ये शेडेड एरिया दिया हुआ है ब्लैक कलर का जिसपे एरो भी है, ये शो कर रहा है इंडिविजुअल विच आर नॉट सिलेक्टेड, तो ये सिलेक्टेड नहीं है। और बाकी जो एरिया है, ठीक है, जो व्हाइट वाला एरिया जहां पे मैंने लाइन से मार्क किया है, ये एरिया सिलेक्टेड है। ठीक है, इधर ये वाला एरिया इज सिलेक्टेड। जो डॉटेड वर्टिकल लाइन है वो शो कर रहा है हमें स्टैटिस्टिकल मीन, जो बीच में लाइन है ये स्टैटिस्टिकल मीन शो कर रहा है। एक क्वेश्चन है, व्हाट नेम आर गिवन टू द टाइप ऑफ सिलेक्शन शो इन ए ग्राफ ए बी एंड सी। सबसे पहले इसे ना एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमारे पास पॉन्ड है, इसमें 3 तरह की फिश है, एक है स्मॉल साइज की, ठीक है, एक है मीडियम साइज की और एक है लार्ज साइज की। अब नेचुरल सिलेक्शन कैसे हो सकता है, अगर सपोज ग्राफ में ना सिर्फ सेंटर वाला एरिया, मतलब जो मीडियम साइज की फिश है वो सिलेक्ट हुई है, ठीक है, मतलब मीन की तरफ, अगर आप देखो मीन की तरफ वाला एरिया सिलेक्ट हो रहा है, तो इसे हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, अगर हम बी वाले ग्राफ को देखेंगे, ये ना एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में मतलब या तो पॉन्ड में सिर्फ स्मॉल फिश होगी या तो सिर्फ लार्ज होगी, इनमें से सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो स्मॉल या तो लार्ज, तो मतलब एक्सट्रीम में सिर्फ एक फेवर्ड होगा, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम में सिर्फ एक फेवर्ड है। और अगर थर्ड की बात की जाए तो मीडियम यहां पे नहीं है, साइड वाले, मतलब यहां पे दोनों एक्सट्रीम फेवर्ड है। ठीक है, इसमें बोथ एक्सट्रीम जो है इस वाले में आपको दिख रहे हैं, जो रेड शेडेड एरिया, मतलब इसमें स्मॉल भी होगा और साथ में यहां पे लार्ज फिश भी होगा, मीडियम साइज की फिश नहीं होगी, तो इसे हम डिसरप्टिव सिलेक्शन कहते हैं। डिसरप्टिव सिलेक्शन हम इसे कहते हैं। बी है, आफ्टर द सिलेक्शन हैज ऑपरेटेड फॉर सेवरल जनरेशन इन द अबव पॉपुलेशन इंडिकेटेड इन ए बी सी, ग्राफिकली इलिस्ट्रेट द प्रोबेबल रिजल्ट। अब हम रिजल्ट शो करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, मैंने बताया था, ये मोर टुवर्ड द मीन होता है। ठीक है, तो मीडियम साइज का सपोज फिश ज्यादा होगा तो हम इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे स्टेबलाइजिंग का। डायरेक्शनल में एक तरफ पॉपुलेशन क्या हो जाती है, शिफ्ट होती है, एक्सट्रीम में स्मॉल हो सकती है या लार्ज हो सकती है, तो ये ऐसे ग्राफ हमारा बनेगा। डिसरप्टिव में क्या होगा, दोनों एक्सट्रीम बनेगा, स्मॉल और लार्ज दोनों बढ़ेगा, मीडियम नहीं बनेगा, तो हमारा ग्राफ ऐसे ये बन जाएगा इन डिसरप्टिव। क्वेश्चन नंबर 26 है, द एरिएशन टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। एरिएशन टैंक काम नहीं कर रहा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ द इंपैक्ट ऑफ दिस, इसका क्या इंपैक्ट होगा ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड बीओडी ऑफ द इफ्लुएंट। इफ्लुएंट क्या होता है, लिक्विड होता है जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले 2 तरह के ट्रीटमेंट होता है, एक होता है प्राइमरी। प्राइमरी में ना हम डेब्रिस रिमूव करते हैं, जो फ्लोटिंग मटेरियल होता है, और सेडिमेंट को हम रिमूव करते हैं।
उसके बाद ना सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही ना एरिएशन टैंक की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अगर एरिएशन टैंक काम नहीं कर रहा है तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। अगर एरिएशन टैंक फंक्शन नहीं है तो एयर इसमें पंप नहीं होगा। अब एयर का काम क्या होता है, इसमें ना एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं। एरोबिक माइक्रोब्स में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और ये ना एसोसिएट करते हैं फंगल फिलामेंट के साथ, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम फ्लॉक्स कहते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, जो एरोबिक माइक्रोब्स है ना, एयर की प्रेजेंस में जितना भी ये ऑर्गेनिक मैटर है उसका ब्रेक डाउन करता है, और जितना भी पॉल्यूशन है उसको कम करता है एफ्लुएंट का। एफ्लुएंट मतलब लिक्विड। तो जो मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट होगा विल नॉट बी कंज्यूम बाय दिस बैक्टीरिया, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की लेवल कम है तो ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इसे कम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये कंज्यूम कम होगा, और जो बीओडी होगा, बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इन्फ्लुएंट विल नॉट बी रिड्यूस, तो बीओडी भी रिड्यूस नहीं होगा। अब बीओडी का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water is oxidized by bacteria। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर ऑफ वाटर में है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो बैक्टीरिया में, कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर जो है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि एयर नहीं था, एयर से एरोबिक बैक्टीरिया काम नहीं कर पाए, तो जो बीओडी होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जो ज्यादा बीओडी है वो इंडिकेट करता है कि जो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल है, तो जो ये इफ्लुएंट है उसमें ज्यादा पॉल्यूशन है, दस द इफ्लुएंट विल रिमेन पॉल्यूटेड विद हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और उसका हाई बीओडी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक फार्मर ने ग्रू किए 2 वेराइटीज ऑफ कॉर्न क्रॉप। 2 फील्ड लिया उसने, फील्ड ए एंड बी। फील्ड ए में ना उसने नॉर्मल कॉर्न क्रॉप ग्रो किया, और उसने जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न क्रॉप ग्रो किया बी में। उसने ऑब्जर्व किया जो कॉर्न बोरस है उसने अटैक किया फील्ड ए में, और उसको कंट्रोल करने के लिए उसने स्पोर्स ऑफ बीटी, बीटी होता है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, एक बैक्टीरिया, उसके स्पोर्स स्प्रे किए फील्ड ए में। ए पार्ट है, नेम द जीन इन द स्पोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस पेस्ट। तो यहाँ पे जो पेस्ट है वो क्या है, कॉर्न बोरस है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो बीटी होता है, ठीक है, ये बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस होता है, इसके अंदर एक सर्टेन प्रोटीन होता है, वो प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ द जीन्स, और वो जो प्रोटीन है वो क्या कर सकता है, कॉर्न बोरस को मार सकता है। तो अगर हम बात करें, जब हमें कॉर्न बोरस के लिए जो जीन्स चाहिए हैं, उन जीन्स का नाम होता है CRY1AB जीन्स। तो ये जो जीन्स है ये सर्टेन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, और जब कॉर्न बोरस इस प्रोटीन को खाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। बी पार्ट है, What effect will be the spores of BT have on the insect pest? अब क्या होता है, जो BT होता है ना, ये ना एक ना क्रिस्टलाइन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस एक क्रिस्टलाइन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। नॉर्मली बैक्टीरिया की बॉडी में ना ये जो टॉक्सिन होता है ये इनएक्टिव होता है, ठीक है, और ये एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है। जब इसे ना सपोज इंसेक्ट खा लेते हैं ना, ठीक है, इंसेक्ट का जो गट होता है वो होता है अल्कलाइन। ठीक है, अल्कलाइन होने की वजह से ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है ये क्या हो जाता है, एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है, और ये क्या करता है, सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियम, जो मिड गट एपिथेलियम है ना ऑफ द इंसेक्ट, इसके साथ ये बाइंड कर लेता है, और वहां पे ना ये कुछ पोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, और पोर क्रिएट करने से ना वहां पे क्या हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, एंड लाइसिस होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाता है उस मेम्ब्रेन का, और उससे क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है ऑफ द इंसेक्ट। तो ऐसे ये बीटी जो प्रोटीन है ऐसे काम करता है। सी पार्ट है, हाउ हैज फील्ड बी, जो फील्ड बी है ये हमने जीएम क्रॉप बनाया था, डिवेल्प रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस पेस्ट। ठीक है, तो हम सी पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, कैसे उसको रेजिस्टेंस मिला, तो हम क्या कर सकते हैं, जो बीटी टॉक्सिन जीन है ना, ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, उसे ना किसी वेक्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर जैसे प्लाज्मिड में ट्रांसफर कर सकते हैं, और प्लाज्मिड से ना इसको ना होस्ट में जो प्लांट सेल है इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं इन जीन को। और ये जो हम यूज करते हैं टेक्निक, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जीन्स को पहले वेक्टर में ट्रांसफर करते हैं। कौन सी जीन्स होती है हमारी, क्राई जीन्स होती है।
ठीक है, जो क्राई जीन्स है इनको वेक्टर में ट्रांसफर करते हैं और वेक्टर से ये जो जीन्स है ये होस्ट में ट्रांसफर हो जाती है। एज ए रिजल्ट जो प्लांट होता है, जो होस्ट है प्लांट है, उसमें ये जीन्स आ जाती है, तो ये बन जाता है हमारा जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो अब इस प्लांट को जब भी क्या करेगा, इंसेक्ट खाएगा, तो बिकॉज ऑफ द जीन्स ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और ये प्रोटीन इंसेक्ट्स को मार देगा। 27 का और पार्ट है लाइपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी, जिसे हम LPLD कहते हैं। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन के पास ना एक डिफेक्टिव जीन्स है फॉर लाइपेज। इसकी वजह से हाई ट्राइग्लिसराइड, स्टमक पेन, फैट डिपॉजिट हो सकता है अंडर द स्किन और ये इवेंचुअली अफेक्ट करता है लीवर, पैनक्रियास में ऑल्सो कॉज डायबिटीज, इससे डायबिटीज भी हो सकता है। ये डिसऑर्डर तब होता है जब एक्वायर करता है चाइल्ड डिफेक्टिव जीन फ्रॉम द पेरेंट्स, तो ये ना ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ERT हम दे सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वन ऑफ द ट्रीटमेंट है जो ऑफर किया जाता है पेशेंट विद LPLD। ए है इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड इन ERT। ERT क्या होता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसमें क्या करते हैं हम ना, जो फंक्शनल एंजाइम है, ठीक है, हम क्या करते हैं जो फंक्शनल एंजाइम होता है, ठीक है, जो है लाइपेस, इसे हम बाहर से क्या कर सकते हैं, इसका इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलर इंजेक्शन देना पड़ता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में ऑफ द एंजाइम लाइपेस, तो इस ये एक प्रोसीजर है। एंड व्हाट विल बी द ड्रॉबैक ऑफ ERT। अब एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का ये एक ड्रॉबैक है कि इट इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, मतलब इससे ना टोटल क्योर नहीं हो सकता, आपको बार बार इंजेक्शन टाइम पीरियड पे देने पड़ेंगे। बी है हाउ कैन LPLD कैन बी ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, इलेबोरेट। ठीक है, तो हम LPLD का कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी ले सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज जीन थेरेपी, और इसमें हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट। तो ये जो जीन काम नहीं कर रहा है इसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें ना जीन को ना हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। किसमें कर सकते हैं, पर्सन के सेल में हम कर सकते हैं, ठीक है, और हम टिश्यू में उन जीन्स को इंसर्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल जीन है ना उसकी हम डिलीवरी करते हैं, ठीक है। किसमें डिलीवरी करते हैं, जो इंडिविजुअल जिसमें ये डिसीज है, और हम एम्ब्रियो में उन जीन्स की जो करेक्ट जीन्स है उसकी हम डिलीवरी करते हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो हमने नॉर्मल जीन किया ना ये कंपनसेट करता है, ठीक है। तो इट विल कंपनसेट फॉर नॉन फंक्शनल जीन, जो जीन काम नहीं कर रहा है तो उनके लिए कंपनसेट करता है और उसकी जगह ये काम करता है। और अगर हम चाहते हैं ना परमानेंट क्योर, तो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हमने स्टेम सेल्स में ये जीन डिलीवर कर दी तो ये एक परमानेंट क्योर की तरह भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है गिव 3 रीजन एज टू व्हाई द प्रोकैरियोट्स आर नॉट गिवन एनी फिगर्स फॉर देयर डाइवर्सिटी। तो प्रोकैरियोट्स की डाइवर्सिटी का फिगर हमें नहीं पता, जो इकोलॉजिस्ट ने नहीं दिया है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी इज नॉट गिवन एनी फिगर बाय द इकोलॉजिस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स ने काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और इसे एफिशिएंटली डन नहीं कर सकते यूजिंग करंट अवेलेबल मेथड। कोई भी माइक्रोब्स को अगर कल्चर करना है ना अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, काफी ज्यादा ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स है ना वो वास्ट वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो लैब में उनको कल्चर करना डिफिकल्ट होता है। अकॉर्डिंग टू द करंट बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक इट इज एस्टिमेटेड दैट माइक्रोब्स डाइवर्सिटी कैन रेंज इन बिलियंस। जो माइक्रोब्स है ना बिलियंस में हो सकते हैं एंड इनहैबिटिंग डाइवर्स हैबिटेट, और ये डाइवर्स हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, एयर वाटर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए ना हमें एडवांस मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिकल टेक्निक की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम इतने सारे माइक्रोब्स को क्लासिफाई और आइडेंटिफाई कर पाए और इनके एनॉर्मस डाइवर्सिटी को पता कर पाए। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है ऑफ 4 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 29 है द स्ट्रक्चर बिलो शो PUC18। ये PUC18 का स्ट्रक्चर है, ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है। अब बोला ये सिमिलर है PBr322 के, ये अनदर प्लाज्मिड है फंक्शन में। दे डिफर इन सम ऑफ देयर रिस्ट्रिक्शन साइट, तो रिस्ट्रिक्शन साइट में ये डिफर करते हैं नंबर ऑफ ORI में। द ORI नंबर ऑफ PBr322 इज अप्रोक्सीमेटली
20। जो ये ORI नंबर है इसे हम कॉपी नंबर भी कहते हैं, ठीक है। इसका कॉपी नंबर 20 है। मतलब सपोज एक बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड कितनी कॉपीज बना सकता है, तो ये PBr322 20 कॉपीज बना सकता है। वेराज जो PUC18 है ना, इसमें हमें दिया हुआ है ORI मोर देन और इक्वल टू 100, तो ये कॉपी नंबर इसमें 100 या 100 से ज्यादा भी हो सकता है। ए पार्ट है, हाउ आर PUC18 एंड PBr322 आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज। तो कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इस ऑर्गेनिज्म में ना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एक पर्टिकुलर जीन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, ये जो जीन्स होती है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हम वेक्टर में ट्रांसफर करते हैं। तो हम इन दोनों प्लाज्मिड में किसी में भी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं और ये जो वेक्टर होगा ना, वो क्या कर देगा, इन जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में ट्रांसफर कर देगा। इसलिए हम बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं। और है, What will be the impact if the ORI in the above structure get damaged? अगर हमारे पास सपोज PUC18 है और इसका ORI क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा डिजायर्ड जीन है ना, हम ORI के साथ जोड़ते हैं ताकि उसकी रेप्लिकेशन हो जाए। और अगर ORI ना डैमेज हो जाएगा ना, तो देयर विल बी नो रेप्लिकेशन, तो कोई रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा तो हमारा जो भी लिंक्ड DNA है ना, ठीक है, फॉर अवर लिंक DNA, तो इस DNA की ना कोई भी कॉपीज नहीं बन पाएगी, देयर विल बी नो कॉपीज, क्योंकि इसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। बी पार्ट है, द लैग Z जीन हैव मैनी रिकॉग्निशन साइट, स्टडी द सेगमेंट ऑफ DNA गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन। हमें DNA की सेगमेंट दिया है। फर्स्ट पार्ट पूछा है, अप्लाई योर नॉलेज ऑफ पैलिंड्रोम सीक्वेंस, आइडेंटिफाई एंड मार्क द पॉसिबल रीजन वेयर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम X विल एक्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, वो रीड करते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। पैलिंड्रोम सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस है जो दोनों डायरेक्शन से सेम होती है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे जो सीक्वेंस है AAGCTT और नीचे TTCGAA, अगर हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है, 5 प्राइम से शुरू होगा AAGCTT 3 प्राइम, और यहाँ पे क्या होगा, 3 प्राइम से लिखेंगे TTCGAA 5 प्राइम। अब आप इस सीक्वेंस को दोनों तरफ से पढ़ो, इसमें क्या होगा, AAGCTT AAGCTT, तो दोनों तरफ से ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, सेम है, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट करेंगे, और कहाँ कट करेंगे, सेंटर से लिटिल अवे ये कट करेंगे। सपोज यहाँ पे अगर AA के बीच में कट किया, तो यहाँ पे भी ये AA के बीच में कट करेगा। सेकेंड है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाई आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम ए प्लांट। तो हमने क्या लिया, प्लांट लिया, ठीक है, उससे हमें क्या चाहिए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक फॉरेन हमें जीन चाहिए, ठीक है, और उसके लिए हमने जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया वो क्या था, वाई था, ठीक है। दिस जीन नीड टू बी इंसर्टेड इन ए गिवन DNA सेगमेंट। नॉर्मल गिवन DNA सेगमेंट क्या होता है, सपोज वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर हमें चाहते हैं हम ये जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहे, बट वेक्टर को हमने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम X के साथ। अब हमें पूछा है, विल देयर विल बी सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन, एक्सप्लेन विल रीजन। तो याद रखना इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को जोड़ना चाहते हो तो आप ना सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे, ठीक है। जब आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हो ना, तो क्या होता है, दोनों में सेम स्टिकी एंड्स आते हैं, ठीक है। दोनों की जो वन स्ट्रैंडेड सेगमेंट होती है वो क्या आती है, सेम आती है, तभी वो क्या कर सकते हैं, लाइगेज एंजाइम से कंबाइन कर सकते हैं। बट अगर आपने डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए तो स्टिकी एंड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट स्टिकी एंड होने की वजह से लाइगेज एंजाइम इनको कंबाइन नहीं कर पाएगा। सी है, Which one of the two PUC18 PBr322 would be preferred for biotechnological studies? अब हमारे पास क्या होता है, हम चाहते हैं जो टारगेट DNA है, टारगेट DNA जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं इसकी क्या बने, मैक्सिमम कॉपीज बने, ठीक है, हम मैक्सिमम कॉपी चाहते हैं। अभी हमने देखा था जो PUC18 है, हम पीछे दिया था, इसके जो कॉपी नंबर है ये 100 या 100 से ज्यादा हो सकता है, वेयर जो PBR है 322, इसका जो कॉपी नंबर है ये अराउंड क्या है, 20 है। तो PUC जो है हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि जब हम ORI के साथ
अपना टारगेट डीएनए को यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक करेंगे, तो इसकी सबसे ज़्यादा क्या होंगी, कॉपीज बनेंगी। तो इसकी जो कॉपीज बनेगी वो ज़्यादा बनेगी एज कंपेयर टू PBR322, तो हम PUC18 को प्रेफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो। द ग्राफ रिप्रेजेंट इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। दो स्पीसीज की इंटरेक्शन है और दो स्पीसीज है पैरामीशिया की, जो कंपीट कर रहे हैं सेम रिसोर्स इन ए कल्चर मीडियम। दो स्पीशीज हैं, एक पैरामीशियम कॉर्डेटम है और दूसरा पैरामीशियम ऑरिलिया है। इन्हें हमने सेपरेट कल्चर में भी ग्रो किया और मिक्स कल्चर में भी ग्रो किया। ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला है ना, ये ऑरिलिया का है, ठीक है। ऊपर वाली जो दो लाइन है, एक डॉटेड है और एक डार्क लाइन ऑरिलिया की है, और नीचे वाली दो लाइन कॉर्डेटम की है, ठीक है। ऊपर हमें दिया है एलोन, जब एलोन हमने ऑरिलिया को ग्रो किया। मिक्स कल्चर में ऑरिलिया कैसे ग्रो हुआ, नीचे वाला एलोन कॉर्डेटम कैसे ग्रो हुआ और मिक्स कल्चर में कॉर्डेटम कैसे ग्रो हुआ, ठीक है। इट इज फाउंड दैट ईच स्पीशीज ग्रो इन नंबर अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक इक्वेशन, तो वो ग्रो किए, ठीक है। हमें पूछा है विच स्पीशीज इज कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर, सपोर्ट इट विद द डेटा प्रोवाइडेड इन द ग्राफ। तो हमें ग्राफ से बताना कौन सी स्पीशीज सुपीरियर है। अगर हम ग्राफ की बात की जाए ना, तो जो ज्यादा प्रेजेंट है वो है ऑरिलिया, ठीक है। जो ऑरिलिया स्पीशीज है वो क्या है, सुपीरियर स्पीशीज है। सबसे पहले हम नंबर देख लेते हैं एलोन का, ठीक है। एलोन का नंबर देख लेते हैं। जो ऑरिलिया है वो मैक्सिमम कब आ रहा है, ये डॉटेड लाइन वाला ग्राफ देखेंगे, ये मैक्सिमम आ रहा है 6th डे में, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन कितनी जा रही है, 100। तो इसकी एलोन 6th डे में पॉपुलेशन कितना जा रहा है, इसका 100 जा रहा है। वेयर एज अगर हम कॉर्डेटम की बात करें, ठीक है, जो कॉर्डेटम है वो क्या है, इंफीरियर है, जब सिर्फ अलोन कॉर्डेटम प्रेजेंट है, ठीक है। हम नीचे वाला डॉटेड लाइन देखेंगे, इसका मैक्सिमम कब जा रहा है, इसका जा रहा है 8 डे में। अगर आप चेक करो ना, 8 डे में इसका क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। सो 8 डे में इसकी मैक्सिमम स्पीशीज जा रही है। नंबर ऑफ जो पैरामीशियम है वो 60 जा रहे हैं। तो ऊपर वाले ग्राफ से सिर्फ अलोन ही क्या हो रहा है, जो ऑरिलिया है वो फास्टर ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू कॉर्डेटम। अब हम देखेंगे मिक्स कल्चर में, ठीक है, जब दोनों को हमने साथ में ग्रो किया। जब हमने ऑरिलिया की बात की ना, जो ऊपर वाला है, ऊपर वाली जो डार्क लाइन है वो ऑरिलिया है। तो ऑरिलिया क्या कर रहा है, यहाँ पे उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, ठीक है। और अराउंड ये 7 डेज की बात करेंगे, ठीक है, अराउंड 7 डेज में ये कितना हो चुका है, अराउंड 80 हो चुका है, ठीक है। तो अराउंड 7 डेज में ऑरिलिया क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। वेयर एज जो कॉर्डेटम है, इसका ग्राफ क्या नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप देखोगे नीचे की तरफ जा रहा है जो कॉर्डेटम है, ठीक है। इसके ग्राफ को देखोगे अराउंड ये 7 डेज में, अगर आप 7 डेज चेक करोगे, ये अराउंड हो रहा है 20। तो इससे क्या पता चलता है, जो ऑरिलिया है अगर वो अलोन है तो वो फास्ट ग्रो कर रहा है, और अगर सपोज दोनों को मिक्स भी कर दिया, कंपटीशन भी हो गया, तो ऑरिलिया की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, वेरस कॉर्डेटम की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा। बी पार्ट है, स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर द अबव रिजल्ट। अगर हम पिछले वाले रिजल्ट को देखेंगे, हमें प्रिंसिपल बताना है और साइंटिस्ट का नाम बताना है एसोसिएटेड विद दिस प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसे गॉस ने दिया था। उसने कहा जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ना कंपीट करती है सेम रिसोर्स के लिए, जैसे पीछे देखा था हमने, दो स्पीशीज ऑफ पैरामीशियम एक ही रिसोर्स के लिए, एक ही मीडियम के लिए कंपीट कर रही है, तो दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते इनडेफिनेटली। जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज है वो इवेंचुअली क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। सी है, नेम द मैकेनिज्म इन विच 2 और मोर स्पीशीज कंपीटिंग विद ईच अदर कैन को एग्जिस्ट। तो एक और मैकेनिज्म है जिससे क्या हो सकता है, दो स्पीशीज जो सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर रहे हैं वो साथ में रह सकते हैं, तो इसे हम रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है, जो 2 स्पीशीज है वो सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर रहे हैं, बट वो ना अवॉइड करते हैं कंपटीशन बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग। तो डिफरेंट फीडिंग टाइम वो चूज करते हैं, इसे हम डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न भी कहते हैं, टू अवॉइड कंपटीशन एंड कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट मतलब साथ में रह सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर इन देयर फोरेजिंग एक्टिविटी। तो फीडिंग एक्टिविटी के डिफरेंस की वजह से इनका कंपटीशन कम होता है और ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, इसे हम रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। सी का और वाला पार्ट है, ग्राफ ए एंड बी शोड बिलो डिपिक्ट इंटरेक्शन ऑफ 2 स्पीशीज। तो 2 स्पीशीज के इंटरेक्शन शो कर रहा है ग्राफ ए एंड बी, ये ए बी। हमें बताना विच ग्राफ इंडिकेट म्यूचुअलिज्म, गिव रीजन। तो अगर हम देखेंगे ना, पहले ग्राफ में ए स्पीशीज भी ग्रो कर रही है और बी स्पीशीज भी ग्रो कर रही है। सेकंड ग्राफ में बी स्पीशीज ग्रो कर रही है और ए की पॉपुलेशन कांस्टेंट हो चुकी है। तो जो म्यूचुअलिज्म है उसमें क्या होता है, दोनों स्पीशीज को क्या होता है, बेनिफिट मिलता है।
ठीक है, तो एक स्पीशीज के होने से दूसरी स्पीशीज भी ग्रो करती है। तो जो ग्राफ ए है वो म्यूचुअलिज्म का ग्राफ है, क्योंकि इसमें ना ए एंड बी स्पीशीज दोनों ग्रो कर रहा है। सेक्शन ई है, इसमें 3 क्वेश्चन है ऑफ 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्लेस बिलो आर केस स्टडीज ऑफ सम कपल। हमें केस स्टडीज दिया है कुछ कपल्स का, हु वर नॉट एबल टू हैव किड्स, उनके किड्स नहीं है। दीज कपल्स आर नॉट रेडी फॉर एडॉप्शन, ये एडॉप्शन भी नहीं करना चाहते, और टेकिंग गैमीट्स फ्रॉम डोनर, ना ये डोनर से गैमीट लेंगे। आफ्टर थरोली एग्जामिनेशन द केस विच असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब ART हम यूज करेंगे। हमें सजेस्ट करना है कपल को एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, और हमें एक्सप्लेन करना है ब्रीफली जस्टिफिकेशन ऑफ ईच केस। ठीक है, कपल दिया हुआ है, टेस्ट रिपोर्ट ऑफ फीमेल दिया हुआ है इस तरफ, और टेस्ट रिपोर्ट ऑफ मेल पार्टनर दिया हुआ है। पहले केस की बात करेंगे कपल 1 की। फीमेल की रिपोर्ट नॉर्मल है, बट मेल में जो नॉर्मल स्पर्म है टेस्टिस में, बट यहाँ पे मिसिंग कनेक्शन है एपिडिडिमस एंड वास डिफरेंस का। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो कपल 1 में नॉर्मल रिपोर्ट है फीमेल की, नॉर्मल स्पर्म है टेस्टिस में, बट कनेक्शन मिसिंग है एपिडिडिमस एंड वास डिफरेंस में। तो हम कौन सा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करेंगे? सबसे पहले जो सीमन है ना, क्योंकि जो स्पर्म है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, तो सीमन जो है वो डिवाइड ऑफ स्पर्म, उसमें स्पर्म प्रेजेंट नहीं होंगे। हमें ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा आउटसाइड द बॉडी। हम ना स्पर्म को कलेक्ट कर सकते हैं एपिडिडिमस से, फॉलोड बाय ZIFT और IUT, इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो हम बाहर क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। ZIFT क्या होता है? जो जाइगोट है और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर ना हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये हम IUT कर सकते हैं, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। इस ट्रांसफर में ना हम एम्ब्रियो लेते हैं विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स, 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेयर्स को यूट्रस में हम ट्रांसफर करते हैं, और इससे प्रेगनेंसी हो सकती है। कपल सेकंड है, ब्लॉकेज इन द फेलोपियन ट्यूब है और मेल का नॉर्मल रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो कपल सेकंड है, ब्लॉकेज है फेलोपियन ट्यूब में फीमेल के, और नॉर्मल रिपोर्ट मेल का है। तो ब्लॉकेज होने की वजह से जो ट्रांसफर है वो स्पर्म का नहीं हो सकता फर्टिलाइजेशन की साइड पे, क्योंकि क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। तो हम इसमें भी क्या कर सकते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। हम ना एग ले सकते हैं फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, और स्पर्म ले सकते हैं मेल का, उसे फर्टिलाइज करेंगे। हम IUT कर सकते हैं, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर कर सकते हैं। हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इन द यूट्रस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद प्रेगनेंसी हो सकता है। कपल थर्ड में फीमेल का नॉर्मल रिपोर्ट है, मेल पार्टनर में पुअर सीमन पैरामीटर है इन टर्म्स ऑफ काउंट, मोर्टेलिटी एंड मॉर्फोलॉजी। तो जो सीमन है ना, इसमें जो स्पर्म है उसका काउंट, मोर्टेलिटी मतलब मूवमेंट, और मॉर्फोलॉजी इसकी पुअर है। ठीक है, तो थर्ड केस की हम बात करेंगे, नॉर्मल रिपोर्ट ऑफ फीमेल, पुअर सीमन पैरामीटर इन काउंट, मोबिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी एंड। तो इसमें ना हम यूज कर सकते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो जब पुअर स्पर्म होता है ना, तो हम स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं ओवम में, तो इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसीजर कहते हैं। तो ये तब यूज किया जाता है जो स्पर्म है वो पुअर कैरेक्टरिस्टिक है और इसका लो स्पर्म काउंट है। कपल 4 क्या है? लो ओवेरियन रिजर्व, मतलब जो एग का रिजर्व है वो कम है, और मेल का नॉर्मल रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम ओवरी में से क्या कर सकते हैं? इसमें से एग लेंगे, ठीक है, स्पर्म लेंगे, उसको फर्टिलाइज करेंगे आउटसाइड द बॉडी, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाइगोट को ट्रांसफर कर सकते हैं अर्ली एम्ब्रियो स्टेज अप टू 8। जब 8 ब्लास्टोमेयर में ट्रांसफर करोगे इसे जिफ्ट कहते हैं, और जब हम 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेयर में ट्रांसफर करेंगे तो इसको IUT कहते हैं। जिफ्ट फेलोपियन ट्यूब में होता है, IUT होता है यूट्रस में, और इसमें क्या होता है? इसके बाद इम्प्लांटेशन हो सकता है। फिफ्थ है कपल स्टेरिलाइजेशन इन मेल। मेल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? फीमेल होगा। मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मल स्पर्म। ठीक है, इस केस में क्या होगा? जो फीमेल है उसके ओवरीज में क्या होगा? नंबर ऑफ एग्स कम होंगे, और जो स्पर्म होगा वो मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मल है। तो इस केस में ICSI करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन देते हैं। हम क्या ले सकते हैं? ओवरी में से ना हम एग ले सकते हैं, और जो स्पर्म है वो क्या कर सकते हैं? हम फ्यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं ICSI से, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? जो जाइगोट है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस में। 31st का और वाला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशन, एनालाइज द सिचुएशन एंड सजेस्ट द सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अलोंग विद द मोड ऑफ एक्शन। हमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बताना है और मोड ऑफ एक्शन बताना है। पहला दिया है ब्लॉकिंग ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, सेकंड दिया है स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, थर्ड दिया है इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव,
Fourth, their terminal method to prevent any more pregnancy in female and sterilization in male. Answer first क्या है? Blocking the entry of sperm through cervix. तो ना ब्लॉक करेंगे एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। तो सर्विक्स को ब्लॉक करने के लिए डायफ्राम, सर्वाइकल कैप या वॉल्ट यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ये कवर करता है सर्विक्स को, एज ए रिजल्ट स्पर्म एंटर नहीं कर पाते ड्यूरिंग कॉइटस मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेकंड है स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन। इसमें ना हम क्या यूज कर सकते हैं, आईयूडीज। ये होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, और ये दो तरह के होते हैं, एक कॉपर वाला होता है और एक हार्मोन रिलीजिंग होता है। कॉपर वाले में CUT, CU7, मल्टीलोड 375, और जो हार्मोन वाला है उसमें होता है प्रोजेस्टर सर्ट LNG20। अब ये जो कॉपर वाला आईयूडी होता है ना, ये क्या करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है, वो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म को किल कर सकता है अगर वो यूट्रस में आ जाए। स्पर्म की मोटिलिटी को, मतलब उसकी मूवमेंट को सप्रेस करता है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी सप्रेस करता है। और अगर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है ना, तो वो यूट्रस को ना इनसुटेबल करते हैं फॉर इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। थर्ड है इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है वो 72 आवर्स ऑफ कॉइटस के विद इन लेना पड़ता है। इसमें या तो पिल्स हो सकते हैं, पिल्स में प्रेजेंट होता है प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, और हम आईयूडी ले सकते हैं। जो पिल्स है वो इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन, तो एग रिलीज नहीं होता है, और इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट करता है। साथ में ना ये ऑल्टर करता है सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है, एज ए रिजल्ट स्पर्म एंटर नहीं करता। अगर कॉपर वाले आईयूडी की बात करें, वो क्या करता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सप्रेस करता है। और अगर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की बात करें, वो यूट्रस को करता है अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। फोर्थ है टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी इन फीमेल। इसमें ट्यूबेक्टोमी किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है, एज ए रिजल्ट जो गैमीट्स है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। स्टरलाइजेशन इन मेल में क्या होता है, वेसेक्टोमी। इसमें वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है, एज ए रिजल्ट जो स्पर्म है इस पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गिवन बिलो इज ए स्ट्रेच ऑफ डीएनए शोइंग द कोडिंग स्ट्रैंड। हमें कोडिंग स्ट्रैंड शो कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, हमें 5 प्राइम से 3 प्राइम दिया हुआ है कोडिंग स्ट्रैंड। हमें बताना है कॉरस्पॉन्डिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा ना, वो क्या होगा, इसका अपोजिट पोलैरिटी में होगा, और हमें mRNA स्ट्रैंड बताना है जो इससे ट्रांसक्राइब हुआ अलॉन्ग विद द पोलैरिटी। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ना टेम्पलेट स्ट्रैंड की, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहां से शुरू होगा, अगर ये 5 प्राइम से है तो वो क्या होगा, 3 प्राइम से होगा। और एक चीज याद रखना, एडनिन की जगह आपको क्या लिखना है, थायमिन, क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। ग्वानिन की जगह साइटोसिन, साइटोसिन की जगह ग्वानिन, थायमिन की जगह एडनिन। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है ATG, ठीक है, तो हम लिख देंगे TAC। सिमिलरली हम सबके लिए लिख लेंगे, तो नेक्स्ट हो जाएगा TGG, CAT, AAA, AGA, CAT, CAC, GGG, CAT, GAA, GTC, CGT एंड ATT। ये हो जाएगा 5 प्राइम, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। नेक्स्ट हमें क्या पूछा, हमें ना mRNA बनाना है, ठीक है, mRNA। अब जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है और जो mRNA स्ट्रैंड होता है उसकी ना पोलैरिटी सेम होती है, और डिफरेंस क्या होता है कोडिंग और mRNA में, T की जगह ना U होता है। तो आपको जितना भी T है ना हमारे कोडिंग स्ट्रैंड में, उसकी जगह U करना है। तो पहला वाला हो जाएगा AUG, सेकेंड हो जाएगा ACC, GUA, UUU, UCU, GUA, GUG, CCC, GUA, CUU, CAG, GCA एंड UAA। और पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम तक होगा। बी क्वेश्चन है, इफ GUA ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन mRNA इज एन इंट्रॉन, डिपिक्ट द सीक्वेंस इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ mRNA द मैच्योर्ड प्रोसेस hnRNA स्ट्रैंड। अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे ना, ठीक है, बैक्टीरिया में जो mRNA बनता है ना, वो mRNA क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो जो ये हम mRNA शो कर रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया का mRNA है। वेरएस ह्यूमन में क्या होता है, जो hnRNA है उसमें क्या होता है, जो इंट्रॉन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इंट्रॉन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, GUA। तो जितना भी GUA यहाँ पे है
GUA यहाँ पे है और GUA यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। तो हम इसे बना लेंगे, ये भी क्या होगा 5 प्राइम से शुरू होगा, AUG ACC UUU UCU GUG CCC CUU CAG GCA एंड UAA, ये हो जाएगा 3 प्राइम तक। C है अपॉन ट्रांसलेशन हाउ मेनी अमीनो एसिड विल द रिजल्टिंग पॉलीपेप्टाइड हैव जस्टिफाई। ठीक है, तो अगर हम ना सबसे पहले बैक्टीरिया और ह्यूमन हमारे दो हैं यहाँ पे दिए हुए हमें mRNA, ठीक है, तो हमें बैक्टीरिया और ह्यूमन दोनों में बताना है कि पॉलीपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड बनेंगे। याद रखना जो ट्रांसलेशन है वो AUG से शुरू होता है, तो दोनों में क्या है, स्टार्टिंग में AUG दिया हुआ है। बैक्टीरिया की बात करेंगे, जो 3 कोडान होते हैं ना वो एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, तो हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये UAA जो है ना, याद रखना ये टर्मिनेटर कोडॉन है। ठीक है, टर्मिनेटर कोडॉन जो होता है उसके लिए ना कोई भी tRNA नहीं होता है, ना तो इसके लिए अमीनो एसिड होता है, तो इसमें ना जो ट्रांसलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो टोटल अगर काउंट करेंगे बैक्टीरिया में जो पॉलीपेप्टाइड होगा उसमें 12 अमीनो एसिड होंगे। नेक्स्ट हम ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन में भी AUG से शुरू होता है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10th वाला जो है वो क्या है, अगेन UAA है, ये भी टर्मिनेटर कोडॉन है, इसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं होता, तो टोटल जो अमीनो एसिड इसमें कोड होंगे वो होंगे 9 अमीनो एसिड। 32nd का ऑड वाला क्वेश्चन है, द शॉर्ट हॉर्न कैटल जो है कोड कलर रेड और व्हाइट हो सकता है, इसे कंट्रोल करते हैं सिंगल पेयर ऑफ एलील्स। ठीक है, इफ ए काफ हैव रिसीव एलील ऑफ रेड कोड फ्रॉम इट्स मदर, सपोज रेड कोड को हम एलील्स को R दे देते हैं, वो मदर से रिसीव किया है, एंड व्हाइट कोड जो एलील्स है वो R स्मॉल r होगा, उसने फादर से रिसीव किया है, तो उस काफ को क्या बोलते हैं, हम रॉन कहते हैं। इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड व्हाइट हेयर, तो उसके कोट में ना दोनों तरह के हेयर प्रेजेंट है उस काफ में, रेड और व्हाइट, तो ये किसकी एग्जांपल होती है, मतलब रेड और व्हाइट दोनों एक्सप्रेस हो गया, तो इसे हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, तो ये जो था ये एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस है, जब जो दोनों ट्रेट हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं काफ में, रेड और व्हाइट हेयर दोनों शो रहे हैं। तो इसको रीजन क्या है फॉर योर आंसर, रीजन ये है कि जब 2 डिफरेंट एलील्स होते हैं, ठीक है, व्हेन देयर इज 2 डिफरेंट एलील्स ऑफ जेनेटिक ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, तो जब क्या होता है 2 डिफरेंट एलील्स होते हैं एक्सप्रेस हो जाते हैं जेनेटिक ट्रेट के, तो उसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। सी है, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक क्रॉस एक्सप्लेन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस फिनोटाइप ऑफ द काफ व्हेन रेड इज डोमिनेंट ओवर द व्हाइट। सपोज जो रेड है वो डोमिनेंट है व्हाइट के ऊपर, कैपिटल आर हम क्या ले लेते हैं, रेड लेते हैं, स्मॉल आर व्हाइट होगा। ठीक है, और ये क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे। अब ये जो गैमीट्स बनाएंगे ये बनाएंगे कैपिटल आर और ये स्मॉल आर गैमीट्स बनाएंगे। ठीक है, अब ये जब गैमीट्स कंबाइन करेंगे तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये क्या है F1 जनरेशन है, क्योंकि कैपिटल आर ना स्मॉल आर पे डोमिनेंट है, तो ये क्या बनेगा, रेड कलर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या बनाएंगे हम, F2 जनरेशन बनाएंगे, तो कैसे बना सकते हैं, हम लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर गैमीट हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये पुनेट स्क्वायर से हम शो करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तीनों क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, तो 3 क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, क्योंकि रेड डोमिनेट है व्हाइट के ऊपर, और एक स्मॉल आर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ये तब होता है जब रेड डोमिनेंट होगा ओवर द व्हाइट। सेकंड है, रेड इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में याद रखना क्या होता है, जो रेड है वो कंप्लीटली अपना ट्रेट शो नहीं करता जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। ठीक है, सपोज अगेन हम बना लेते हैं, हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर पेरेंट्स हैं, तो ये गैमीट बनाएगा कैपिटल आर, ये बनाएगा स्मॉल आर। अब जब कंबाइन करेगा तो हमारा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 जनरेशन है। बट जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है ना, तो कलर रेड नहीं होगा, तो कलर क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट कलर आएगा, तो ये कलर जब रेड और व्हाइट है तो ये पिंक कलर का कोट बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम F2 जनरेशन की बात करें
तो अगेन हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल आर लेंगे, एक स्मॉल आर लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर लेंगे। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। इसको लिख लेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, हमारे पास दो कैपिटल आर स्मॉल आर है और स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, जो कैपिटल आर है वो क्या होता है, वाइट होगा, कोट। ठीक है, अब ये ट्वाइस है हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, और जो स्मॉल आर है वो क्या होगा, वाइट होगा। तो इसमें अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें, जब हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया तो हो जाएगा 1:2:1। तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, ये एक ऐसे ऑर्गन होते हैं जहां पे ओरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट का। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करेंगे। इसमें आता है बोन मैरो एंड थाइमस आता है, जहां पे जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है वो डिफरेंशिएट होता है एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, जो क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं जर्म्स से। आफ्टर मैचुरेशन जो लिम्फोसाइट है वो माइग्रेट करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वहां पे क्या होता है, साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, वहां पे लिम्फोसाइट ना एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं और इफेक्टर सेल बनते हैं, मतलब वो फाइट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात की जाए, बोन मैरो और हम थाइमस की बात करेंगे। बोन मैरो ना सबसे मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है, इसमें ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स बनते हैं। जो थाइमस है वो भी एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, लोब्ड ऑर्गन है, हार्ट के नियर है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। जो बोथ बोन मैरो एंड थाइमस है ये माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो टी लिम्फोसाइट है वो डेवलप और मैच्योर कर पाए। नेक्स्ट अगर हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करेंगे, स्प्लीन की बात करेंगे, ये लार्ज बीन शेप ऑर्गन है, इसमें लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स ऐसे सेल होते हैं जो जर्म्स को खा सकते हैं। यहाँ पे ना फिल्टर ऑफ ब्लड होता है, तो ब्लड फिल्टर होता है, इसमें ट्रैप करता है ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो स्प्लीन है वो रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट भी काम करता है। लिम्फ नोड की बात करेंगे, ये भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये एक स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है, डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, जो लिम्फ नोड है ये ट्रैप करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन को जो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। द एंटीजन ट्रैप इन द लिम्फ और नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो जैसे ना लिम्फ नोड पे ना एंटीजन आते हैं तो लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। These are lymphoid tissue located। अब हम बात करेंगे lymphoid tissues की। There are some tissues जो लोकेट करते हैं lining of major tract, मतलब रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूनोजेनिटल ट्रैक में भी कुछ lymphoid टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसे हम बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid टिश्यू, जिसे माल्ट कहते हैं। और ये ना 50% ऑफ lymphoid टिश्यू बनाता है ह्यूमन बॉडी में। और है with the help of flowchart illustrate how an infected animal cell can survive while virus are being replaced और released। तो इन्फेक्टेड सेल कैसे सर्वाइव करता है। सबसे पहले ना हमने रिट्रोवायरस लिया। जो रिट्रोवायरस होता है उसमें वायरल प्रोटीन कोट होता है और साथ में ना वायरल आरएनए कोट। तो इसमें जो आरएनए है वो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है रिट्रोवायरस में। अब ये इन्फेक्ट करता है नॉर्मल सेल को। जैसे नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है ना, तो जो आरएनए है ना वो नॉर्मल सेल में चला जाता है। ठीक है, वायरल आरएनए जो है नॉर्मल सेल में चला गया। अब ये जो आरएनए होता है ना ये करता है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये जो आरएनए होता है ना ये आरएनए क्या बना देता है, एक डीएनए बना देता है। ठीक है, और इसके लिए एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये जो डीएनए है ना वो क्या करता है, ये जो डीएनए बना है वो इनकॉर्पोरेट होता है होस्ट जीनोम में। होस्ट के जो सेल है उसके डीएनए के साथ जो वायरस का डीएनए है, तो ये जो वायरल डीएनए है ये चला जाता है होस्ट के डीएनए के साथ, ये जुड़ जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जब होस्ट का डीएनए ना अब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ये वायरल आरएनए प्रोड्यूस करता है इन्फेक्टेड सेल। और फाइनली क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस वायरल आरएनए वायरसेस और ज्यादा वायरस प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो ज्यादा वायरस बने हैं ये क्या करेंगे, ये इन्फेक्ट करेंगे अदर सेल को और ये जो साइकिल है इसे कंटिन्यू करेंगे।